गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था इकोनॉमिक्स का, विच वाज डेवलपमेंट। ओके, जिसमें हमने जो डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल्स, इसके बारे में हमने ओवरव्यू लिया था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, इनकम एज एन इंडिविजुअल एंड इनकम एज ए नेशनल लेवल, एज ए नेशन की इनकम और एज एन इंडिविजुअल की इनकम। इसके अलावा इनकम के अलावा और कोई गोल्स हो सकते हैं क्या, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हम कल के लेक्चर को थोड़ा सा दिमाग में ध्यान देते हैं तो उसमें हमने देखा था कि जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स थे उनके अंदर एक सिमिलर जो गोल था वो था ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट हो सके, उनको ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्स मिल सके। जस्ट लाइक जैसे कि अगर एक फार्मर है तो वो यही चाहेगा उसकी ज्यादा से ज्यादा क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट हो, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। एज एन इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो वो ये चाहेगा कि उसका बिजनेस अच्छे से फ्लरिश और ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सके। ओके, एज एन लोग एज एन जो रेगुलर बेसिस पे जो वेज वर्कर्स होते हैं जिनको कि डेली बेसिस पे वेजेस मिलते हैं तो वो यही चाहते हैं कि उनको बेटर वेजेस मिले। सो इन टर्म्स अगर हम और जितने भी हम एग्जाम्पल हमने पढ़े थे उनको अगर हम समराइज करते हैं तो सबका जो एक कॉमन जो गोल था वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा इनकम ज्यादा से ज्यादा उनको इनकम मिल सके। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम, वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब इनकम के अलावा डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो थे लाइक एज एन वुमन, जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वुमन शी ऑल्सो वांट्स दैट उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। ओके, जब हमने आदिवासी ऑफ नर्मदा वैली का जब हमने एग्जाम्पल लिया तो उसका भी यही उनका भी जो थॉट था या जो गोल्स थे उनके लाइफ के डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें यही था कि उनको भी इक्वालिटी के साथ उनके साथ बिहेव किया जाए, उनके साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। इसके साथ साथ सिक्योरिटी, फ्रीडम एज वेल एज रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, उसके साथ किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, चाहे एक रिच फार्मर हो या एक पुअर लेबरर हो या लैंडलेस लेबरर हो या एक वुमन हो या फिर एक बिजनेस पर्सन। इन फैक्ट इन सम केसेस दिस मे बी मोर इम्पोर्टेंट than more income or more consumption because material goods are not that you need to live. In most of the cases ये इंसान जो ये चाहता है कि rather than ज्यादा इनकम से ज्यादा उसकी प्रायोरिटी क्या रहती है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी पे, उसको रिस्पेक्ट मिले, फ्रीडम मिले। ओके, मनी और material things that one can buy with it is one of the factor on which life depends. Okay, अगर हम देखें मनी या फिर और भी अदर मटेरियलिस्टिक थिंग उस पर हमारी लाइफ पे डिपेंड करती है, बिकॉज हमारी डे टू डे लाइफ जो बेसिस है, लाइवलीहुड है, वो मनी को अर्न करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स। ओके, बट लेकिन इसके साथ साथ हम जिस टाइप की लाइफ जी रहे हैं, द क्वालिटी दैट वी आर लिविंग, दैट ऑल्सो depends. Okay, if it is not obvious to you then just think of a role of a friend in your life. और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो एज एन रोल ऑफ a friend in your life कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस वो रखते हैं। Okay, similarly there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our life. और इसके साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं rather than money जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, लाइक एज अवर पेरेंट्स, हमारे रिश्ते, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं इन एन इंडिविजुअल लाइफ। ऑल्दो दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट व्हाट कैन बी मेजर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पर लेकिन ये कंक्लूड करना बहुत ज्यादा गलत होगा कि जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस ना रखे। नाउ आपकी बुक में एक एग्जाम्पल है, कंसिडर दैट आपको एक जॉब ऑफर हो रही है पर लेकिन आपके सिटी से या आपके विलेज से बाहर। पर लेकिन जब आप उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके अपने साथ पेरेंट्स को भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप ये सोचेंगे वहाँ पे प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं नहीं है, पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं तो आप वहाँ पे कैसे मैनेज करेंगे, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी रहेगी कि मैं और ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रमोट हो पाऊँगा या सीखने को ज़्यादा मिलेगा नहीं मिलेगा। ओके, और एक तो ये सारी चीजें हमारे माइंड में होती है। एक और केस ले लेते हैं, आपको एक ऐसी जगह जॉब करने को मिल रही है जहां पर आपको पे स्केल कम है, यानी कि जो इनकम जो है वो दूसरी जॉब के मुकाबले कम है।
ओके, पर लेकिन यहाँ पे आपके पास जॉब सिक्योरिटी है, यानी कि आपको इमीडिएटली कहीं भी किसी भी दिन आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे सीखने को भी मिलेगा, और हो सकता है अगर आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका वहाँ पे प्रमोशन भी हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक जॉब ऑफर हो रही है, वहाँ पे पे स्केल बहुत ज्यादा अच्छा है, पर लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि आपको किसी भी दिन किसी भी वक्त आपको ये बोल दिया सकता है कि यू कैन लीव योर जॉब। तो आप यहाँ पे किसको प्रायोरिटी देंगे? ऐसी जॉब को जहाँ पे आपको इनकम ज्यादा मिल रही है बट लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, या फिर एक ऐसी जॉब को जहाँ पर आपको इनकम तो कम है पर लेकिन जॉब सिक्योरिटी ज्यादा है। तो आप ऑब्वियस सी बात आप ऐसी जगह को चुनोगे जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है, भले ही चाहे वहां पे इनकम कम हो और लेकिन आप ऐसी प्लेस को ही चुने। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल। और एज एन इंडिविजुअल अगर हम किसी पर्सन के डेवलपमेंट गोल्स की तरफ देखते हैं तो बहुत सारी चीजें उसके माइंड में आती है, नॉट ओनली अबाउट द इनकम बट ऑल अदर फैक्टर, जो कि हमने अभी इन 2 या 3 एग्जांपल्स में डिस्कस की। इट इज true that if a woman are engaged in paid work, their dignity in the household and society increase। और in case of a woman, अगर एक वुमन अगर बाहर जाके काम करती है तो उसके सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है, इसका समाज में उसका सम्मान होता है, उसके घर में भी उसका सम्मान होता है, ओके, और उसकी सोसाइटी में जो मान सम्मान है वो भी इंक्रीज होता है। However, it is also the case that there is respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside। पर लेकिन अगर घर में भी वो एक्सेप्ट कर लिया जाए दैट के साथ जो हाउस होल्ड लोग होता है उसको शेयर कर लेते हैं ताकि वो बाहर जाके काम कर सके, तो ये समाज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ घर में तो एक सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, इसके साथ साथ बाहर जहाँ पे वो वर्किंग प्लेस पे अगर वहां पे भी अगर सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है तो वुमेन्स कैन डू वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड कैन रन इवन बिजनेस ऑल्सो। Hence the development goals of people are not जो फिक्स नहीं रहते हैं किसी इनकम बेसिस पे, बट ऑल्सो द अदर थिंग्स इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ इस पर भी डिपेंड रहते हैं। अब हम बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। ये तो हमने अभी तक इंडिविजुअल डेवलपमेंट में क्या गोल्स रहते हैं, क्या कंसिडरेशन किया जाता है, अब नेशन पर क्या कौन सारी चीजें कंसिडर की जाती है ये देखते हैं। अब हम सब जानते हैं इंडिविजुअल्स के अपने अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, सेम वैसे नेशनल डेवलपमेंट भी थोड़ा लाइकली डिफरेंट है इन सब चीजों से। मोस्ट लाइकली यू विल फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव डिफरेंट आंसर्स टू द अबव क्वेश्चन। अगर आप यहाँ पे क्लास में होते तो मैं आपसे क्वेश्चन करता कि एज अ नेशन आप अपने नेशन को कैसे डेवलप देखना चाहते हैं, तो बहुत से मिक्स आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अगर हमारे पास आर्मी का पावर ज्यादा हो, यानी कि हमारे पास अगर डिफेंस पावर अच्छा हो, हमारे पास वेपन्स हो, तो वी माइट बी ए डेवलप्ड नेशन। कुछ का हो कि अगर हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट हो एंड हम न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम अच्छा करें तो हमारी कंट्री डेवलप हो सकती है। कुछ का माइंडसेट ये होता है अगर हमारी कंट्री की जो एवरेज इनकम जो आगे बताऊंगा, या फिर ऐसी कंट्री जो समृद्ध है पैसों से, तो ये एक डेवलप्ड कंट्री हो सकती है। या फिर बहुत कुछ लोग ऐसा होंगे अगर हमारी कंट्रीज में जो क्रिमिनल रेट है वो कम हो जाए, सबको समानता से देखा जाए, एवरीवन जो है वो अपनी लाइफ को इक्वली एंजॉय कर रहा है, तो वो एक डेवलप्ड गोल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स फॉर्म ऑफ आंसर्स होते आप सभी के माइंड। It is very important to keep in mind that different peoples could have different as well as conflicting notions of a country's development। अगर हम peoples का डिबेट कराए, बहुत सारे बच्चों का डिबेट्स कराए, इंसानों से पूछे, तो डिफरेंट पीपल जो बहुत से लोग एक ही बात पे सहमत हो सकते हैं, बहुत से लोग के जो बात है उन पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ड्यू टू द डिफरेंट उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है कि नेशन वो किस तरीके से अपने नेशन को डेवलप देखना चाहते हैं। However, can all the ideas be considered equally important, or if there are conflicts, how does one decide? What could be the fair and just path of all? We also have to think whether there is a better way of doing things or not. ओके, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें माइंडसेट में लानी पड़ेगी कि एज ए नेशन हम अपने आप को कैसे डेवलप नेशन देखना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम डेवलप एज ए नेशन हम डेवलप देखते हैं तो हम वहाँ पे कंपैरिजन करते हैं अदर कंट्रीज की जो एवरेज इनकम होती है तो उसको हम देखते हैं कि हमारे देश में जो एवरेज इनकम है और अदर कंट्रीज में जो एवरेज इनकम है उसमें कितना डिफरेंस है, और उसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि दे आर डेवलप्ड और आइदर वी आर डेवलप्ड और वी आर इन द डेवलपिंग स्टेट। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, कि हम किस बेसिस पे हम अदर कंट्रीज को हम कंपेयर करके अपनी कंट्रीज के बारे में पता कर सकते हैं दैट वेदर आवर कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट।
ना आपकी बुक में ऑन पैराग्राफ सेकंड एक एग्जांपल से स्टार्ट किया है दैट आप अगर क्लास में आप देखते हैं तो आपको क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स दिखेंगे। एक बहुत ज़्यादा हेल्दी स्टूडेंट है बट लेकिन स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं है, सबसे दोस्ती कर लेता है बट स्टडीज़ में एवरेज है। पर एक ऐसा इंसान है जो कि हेल्थ में अच्छा नहीं है पर लेकिन स्टडीज़ में अच्छा है, उसके साथ साथ वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, बहुत ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि क्राइटेरिया डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन में। ओके, सो जब भी हम कोई स्पोर्ट्स टीम के आप चुनाव करोगे या डिबेट टीम का चुनाव करोगे तो ऑब्वियसली बताइए अगर आप स्पोर्ट्स टीम में आप किसका चुनाव करोगे तो आप क्या देखोगे, अगर वो हेल्दी है, वो उसका स्टैमिना अच्छा है, वो अच्छा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसको स्पोर्ट्स टीम में ऑब्वियसली बात है आप उसको इलेक्ट करोगे। पर लेकिन अगर आप डिबेट टीम में आप उसको इलेक्ट करोगे तो भले ही वो हेल्दी नहीं है बट लेकिन इफ ही इज इंटेलिजेंट और वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आप वहाँ पे उसको चुनोगे उसको। इसके साथ साथ म्यूजिक टीम होगी या किसी भी अदर टाइम में कोई भी टीम होगी तो आप उसको की क्वालिटी के बेसिस पे आप उनको सिलेक्ट करोगे। सो हम यूजुअली एक या दो क्राइटेरिया को देख कर ही कंपैरिजन करते हैं। सेम वी विल डू विद द कंट्री एज वेल। Okay, this is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be the one of the most important attributes. जब हम कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो उसमें इनकम जो है सबसे पहले देखी जाती है और उसी के बेसिस पे या उसी के बेंचमार्क पे ही हम ये डिसाइड करते हैं that either the country is developed or not. Countries with higher income are more developed than the others with the less income. ऐसी कंट्रीज जहाँ पर इनकम ज्यादा है they are termed to be more developed than the countries जहाँ पर कम इनकम है। This is based on the understanding that more income means more of all things that human being need. ओके, तो इसको हम अंडरस्टैंडेबल ऐसे कर सकते हैं, अगर ज़्यादा इनकम होगी तो वहाँ पे पीपल जो है समृद्ध होंगे, उनको जो भी बेसिक फंडामेंटल्स लाइफ जीने के लिए, लाइवलीहुड जीने के लिए जो भी चीज़ें मिलेगी उनको आराम से मिल जाएगी। ओके, बट लेकिन हम अगर हमारे देश में देखते हैं तो देयर इज सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिसके पास सारा ऐशो आराम है, देयर इज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज वेल जिसके पास ठीक ठाक लाइफ है, एंड देयर इज सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर उनके प्रॉपर जो लाइवलीहुड हो, जो मैनेज हो, वो तक नहीं कर पाते हैं। सो अगर हम ये देखें कि हम कंपेयर करते हैं तो जो कंट्रीज़ की जो डिफरेंट पॉपुलेशन होती है इसको भी देखा जाता है कि कंट्रीज कितने पॉपुलेटेड हैं नहीं हैं, ये सारी चीज़ें माइंड में लाकर ही हम किसी कंट्री की एवरेज इनकम को निकाला जाता है। एवरेज इनकम क्या होता है, जो टोटल जो वहाँ की पॉपुलेशन है वो जितना पैसा कमा रही है उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल पॉपुलेशन से। ओके, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जितना भी टोटल इनकम अपनी एक देश जनरेट कर रहा है बाय द वेरियस मींस, मिनरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, जितना भी उस इनकम को जनरेट हो रहा है उसको जब उसकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमें एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम मिलेगी और उसी बेसिस पे हम ये बेंचमार्क रखते हैं दैट आइदर अ कंट्री इज डेवलप्ड और नॉट। अभी हम एक डाटा के बारे में पढ़ेंगे जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो कि वर्ल्ड बैंक इशू करता है। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इशू की थी 2017 में। ओके, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम के हिसाब से यूएस डॉलर के यहाँ पे जो बेंचमार्क है वो यूएस डॉलर के बेसिस पे लिया है। इफ अ पर्सन के पास अगर पर एनम मतलब एक साल में अगर वो 12,000 अप्रोक्सीमेट अगर उसके पास मतलब उस देश की पर कैपिटा इनकम है, ओके, पर कैपिटा एवरेज इनकम अगर पर पर्सन की 12,000 है तो वो कंट्री $12,000 है तो वो कंट्री एक डेवलप कंट्री है या फिर एक रिच कंट्री है। और ऐसी कंट्री जहां पर कैपिटा इनकम $955 से कम या यहाँ तक है तो ऐसी कंट्रीज को हम बोलते हैं लो इनकम कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब हम हमारे देश के बारे में बात करते हैं। ओके, हमारे देश की अगर हम बात करें, इंडिया कम्स इन द कंट्री ऑफ लो मिडिल इनकम बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इज ओनली $1,820 पर एनम। ओके, यानी कि पर पर्सन $1,820 पर ईयर एज एन एवरेज इनकम निकली है, तो विच इज वेरी वेरी मच लो एंड हैंस वी कम अंडर डेवलपिंग नेशंस और लो इनकम कंट्रीज। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग द मिडिल ईस्ट, जो रिच कंट्रीज है मिडिल ईस्ट को
हटा के और भी जितनी अदर स्मॉल कंट्रीज है दे आर बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज। ओके, अब आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 9 टेबल 1.2 वहाँ पे कंपैरिजन क्या हुआ है कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए का अगर फर्स्ट कॉलम देखोगे तो वहाँ पे 9,500 है, सेकंड में 10,500 है, थर्ड में 9,800 है, फोर्थ कॉलम में 10,000 एंड फिफ्थ कॉलम में 10,200। अब अगर कंट्री बी की देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम में 500, सेकंड में 500, थर्ड में 500, फोर्थ में 500, पर लेकिन फिफ्थ कॉलम में 48,000। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इन दोनों कंट्री ए और कंट्री बी में से कौन सी कंट्रीज रिच कंट्री कहलाएगी या डेवलप कंट्री कहलाएगी, तो आपका क्या आंसर होगा? मेरा ओपिनियन के हिसाब से और आपकी बुक के हिसाब से कंट्री ए जो है वो एक स्टेबल कंट्री है, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो 9,000 से 10,000 मतलब 9,500 से 10,000 के बीच में वैरी कर रही है और कंसिस्टेंटली वैरी कर रही है। तो ये कंट्री इज मोर डेवलप्ड देन कंट्री बी बिकॉज 4 कंसेक्यूटिव कॉलम्स में ओनली 500 है, यानी कि हो सकता है जो नेक्स्ट जो अगर 6th कॉलम होता है तो वहां पे हो सकता है इनकम कम हो जाती है, तो केवल 5th कॉलम में ज्यादा इनकम होने से वो कंट्री डेवलप नहीं कहलाएगी। हम कंट्री ए को ही ज्यादा डेवलप करेंगे बिकॉज उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कंसिस्टेंट है, एक जैसी है। सो द नाइदर द कंट्री इज टू मच रिच नॉट टू मच पुअर, बट लेकिन कंट्री बी को हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं दैट कंट्री बी इज अ पुअर कंट्री बिकॉज इट इज नॉट कंसिस्टेंट इन द पर कैपिटा इनकम। इसके साथ ही उसी के नीचे ऑन पेज नंबर 9 एक कार्टून दे रखा है जिसमें 4 चेयर्स हैं। Okay, 4 chairs में 5 people they are adjusting and sitting, which means that the country is neither too rich nor too poor. बट लेकिन एज अ कंट्री जहाँ पर रिच एंड पुअर का बहुत ज़्यादा फासला हो जाता है तो वहाँ पे आप देखोगे कि एक 4 चेयर है, वहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है 4 चेयर पे, सो डेफिनेटली ही इज़ द रिच पर्सन। एंड वेयर एज देयर इज उसके साइड में ही 2 चेयर है जहाँ पे 4 पीपल्स आर सिटिंग एंड एडजस्टिंग, विच मीन्स दे आर पुअर। सो ये एग्जाम्पल हो गया, एक कार्टून के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की गई है दैट कंट्री विच जहाँ पर रिच एंड पुअर में ज़्यादा डिफरेंस होता है तो कुछ इस तरीके से इसमें दर्शाया गया है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम स्टेट वाइज हम इनकम और अदर क्राइटेरियाज को देखेंगे, ये स्टेट वाइज क्या है, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है। इसके साथ साथ वहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि डेथ रेट, बर्थ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनको डिस्कस करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर रखते हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं हो, अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी सही नहीं हो, तो वो उस स्टेट भले ही वो ज़्यादा उसके पास इनकम हो, पर कैपिटा इनकम, बट लेकिन वो डेवलप स्टेट में नहीं खेलेगा बिकॉज वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।